नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपके वाष्पोत्सर्जन वाला हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिवीजन की क्लास में 7 नंबर लेसन। इस 7 नंबर लेसन का यहाँ पे रिवीजन की क्लास में आज हम बात करेंगे आपके वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में। देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे जो भी टॉपिक थे उन टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट किया था कि कौन कौन से टॉपिक है। अब ये जो स्लाइड है ये मेरे पीछे आ गई, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पे जो भी हमारे 7 नंबर लेसन में यहाँ पे जो टॉपिक थे उनको मैं वापस आपको बता देता हूँ कि 7 नंबर लेसन में हमारे कौन कौन से टॉपिक थे। एक तो था हमारे यहाँ पे, ध्यान रखना, वाष्प उत्सर्जन के प्रकार। इसके प्रकार थे यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन के प्रकार के बारे में, ठीक है। एक तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड नंबर आता है हमारा यहाँ पे, ध्यान रखना आपके, कि जो रंध्र है या फिर आपके रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। एक तो हमारा ये टॉपिक है इस लेसन में। 7 नंबर लेसन की बात कर रहे हैं रिवीजन की क्लास में, हमारा जो 7 नंबर लेसन यहाँ पे बाकी रह गया था। और इसके बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा आपके रंध्र की संरचना। किसकी संरचना? यहाँ पे रंध्र की संरचना के बारे में, ठीक है। रंध्र की संरचना, और रंध्र की संरचना में आपको पता हो तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पे रंध्र की गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि के बारे में। ये फिर से मेरे पीछे आ गई सारे टॉपिक में। यहाँ पे 5 नंबर है हमारा, जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपके इस तरफ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट होता है यहाँ में हमारा बिंदु स्त्राव। 5 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा आपके बिंदु स्त्राव के बारे में। और 6 नंबर रहेगा हमारे यहाँ पे रस स्त्राव के बारे में। इसके बारे में रहेगा रस स्त्राव। ये आपको 6 टॉपिक यहाँ पे पढ़ने होंगे। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, रंध्र की संरचना के बारे में, रंध्र गति की क्रियाविधि, बिंदु स्त्राव के बारे में और रस स्त्राव के बारे में। तो कंटिन्यू आप जुड़े रहिए यहाँ पे। ये सारे जो हमारे 6 टॉपिक है, इन 6 टॉपिक को हम यहाँ पे एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपके रंध्र है, सॉरी, वाष्प उत्सर्जन है। इस वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा, वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा, वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा। जो वाष्प उत्सर्जन है इसकी परिभाषा यहाँ पे क्या होगी? तो ध्यान रखना कि जो पत्ती है उस पत्ती से जल का वाष्प के रूप में निकलने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? आपके वाष्प उत्सर्जन। पत्ती से जल का वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया, वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया वाष्प उत्सर्जन कहलाती, वाष्प उत्सर्जन कहलाती। ये हो गया हमारे यहाँ पे इस वाष्प उत्सर्जन की परिभाषा के बारे में। कंप्लीट है बात यहाँ पे। वाष्प उत्सर्जन वाला एकदम सरल सा टॉपिक है यहाँ पे, ठीक है। तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है हमें यहाँ पे, और एक भी क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से पीछे नहीं रहना चाहिए। सारे में जो टॉपिक आपको बताऊंगा इसमें सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। अब देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो वाष्प उत्सर्जन है, इस वाष्प उत्सर्जन के प्रकार, वाष्प उत्सर्जन के प्रकार। देखो, जो ट्रांसपीरेशन है, इस ट्रांसपीरेशन के कितने टाइप है? तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि वाष्प उत्सर्जन होगा किसके द्वारा? तो रंध्रों के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? आपके वाष्प उत्सर्जन यहाँ पे रंध्रों के द्वारा। अब बात आती है यहाँ पे रंध्र होते क्या है? तो ध्यान रखना कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगी, तो वो छिद्र क्या कहलाते हैं? आपके यहाँ पे रंध्र कहलाते हैं। और इन रंध्रों के द्वारा आपके क्या होगा? यहाँ पे वाष्प उत्सर्जन की ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होगी। कंप्लीट बात है, इतनी बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस ट्रांसपीरेशन के प्रकार के बारे में। और ट्रांसपीरेशन के प्रकार में जो हमारा पहला टाइप आता है, और वो पहला टाइप है यहाँ पे, ध्यान रखना, रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। कौन सा? रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। अब देखो यहाँ पे जो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन है, इस रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन का यहाँ पे क्या मतलब है? कि जो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन है ये क्या कहता है? यहाँ पे ये क्या समझाना चाहता है? तो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन में हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि पहली बात तो यहाँ पे रंध्र नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है यहाँ पे? रंध्र। इसका मतलब होगा कि पत्ती की सतह पर छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। और जब यह वाष्प उत्सर्जन उन रंध्रों के द्वारा होता है तो इसे क्या कहते हैं? यहाँ पे रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन।
तो ध्यान रखना यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है, तो नेक्स्ट बात ध्यान में रखना कि जब वाष्प उत्सर्जन रंध्रों द्वारा होता है तो इसे रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। कंप्लीट है बात यहाँ पे रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन के बारे में। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कि नॉर्मली हमारे पास जो भी पत्ती रहती है, इस पत्ती की सतह पर क्या होता है, आपके छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आपके छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रंध्र। ये क्या हो गया? आपके रंध्र। अगर इन रंध्रों के द्वारा अगर वाष्प उत्सर्जन होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। अधिकांश जो पादप है, आप जो भी पादप देखते हो, उनमें जो वाष्प उत्सर्जन होगा वो आपके रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड नंबर जो हमारा टॉपिक होगा इसमें, मतलब जो सेकेंड नंबर जो हमारा टाइप है, वो सेकेंड नंबर टाइप है। यहाँ पे ध्यान रखना, उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। ये जो आपके उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन है, ये क्या होता है और इसमें आपके कौन कौन से प्रकार यहाँ पे, ये हमें यहाँ पे प्रॉपर रूप से ध्यान रखने, ठीक है। अब देखो उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन में क्या समझना है। सबसे पहले आपने देखे होंगे कि जो भी आपके मरुद्भिद पादप होते हैं, कौन से पादप? मरुद्भिद पादप, ठीक है। मरुद्भिद पादपों को ध्यान रखना, यहाँ पे इंग्लिश में कहा जाता है आपके जीरोफाइट प्लांट्स कहा जाता है। मरुद्भिद पादप को कहा जाता है जीरोफाइट्स प्लांट्स कहा जाता है, ठीक है, जीरोफाइट कहा जाता है। अब ध्यान रखना कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं, इनकी पत्तियों के ऊपर ध्यान रखना, यहाँ पे एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ठीक है। मरुद्भिद पादप की पत्तियों के ऊपर एक क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। आवरण पाया जाता है और जब वाष्प उत्सर्जन इस क्यूटिकल के बीच में उपस्थित दरारों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपके दरारों द्वारा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। अब देखो ये क्यूटिकल का कार्य क्या होता है। जो पत्ती के ऊपर जो क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, ये मान लो आपकी नॉर्मली यहाँ पे पत्ती है और इस पत्ती के ऊपर मान लो आपकी कोई भी क्यूटिकल का आवरण होगा आपके इस प्रकार से। तो ये क्यूटिकल का आवरण क्या करता है? ध्यान रखना, यहाँ पे जल के लिए अपारगम्य होता है। ये आपके जल के लिए अपारगम्य होता है। तो जल के लिए अपारगम्य है तो आपको पता होगा, क्योंकि मरुद्भिद पादप है, तो मरुद्भिद आपके जो क्षेत्र होगा, जो मरुस्थलीय क्षेत्र होगा, वहां पे पानी की कमी होगी, तो उनसे वाष्प उत्सर्जन भी तो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना, क्योंकि उनका जो अनुकूलन है, अनुकूलन क्या है कि पत्तियों के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। लेकिन ये क्यूटिकल का आवरण आप देखो, एक तो यहाँ पे नहीं है ये क्यूटिकल का आवरण, एक यहाँ पे नहीं है, एक यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? क्यूटिकल का आवरण जहाँ से नहीं होता है, जहाँ पे दरारें पाई जाती है, अगर वहां से आपके वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी क्यूटिकल के द्वारा, कि आपकी टूटी हुई क्यूटिकल है या फिर क्यूटिकल की जो परत है वहां पे नहीं पाई जाती है, वहां से अगर वाष्प उत्सर्जन होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? आपका उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन कहलाएगा। कंप्लीट है बात यहाँ पे सेकेंड नंबर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट के बारे में, और थर्ड नंबर पॉइंट है आपका वात रंध्रीय। थर्ड नंबर पॉइंट कौन सा है? वात रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? वात रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। अब देखो वात रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन का मतलब क्या होगा। पहली बात तो ये जो वाष्प उत्सर्जन होगा ये आपके काष्ठीय पादप व फलों में होता है। किस में होता है? काष्ठीय पादपों व
फलों में जो वाष्प उत्सर्जन होगा वो कौन सा होगा यहाँ पे, वातरंध्री। क्योंकि आपने देखे होंगे कई ऐसे फल होते हैं जिनकी सतह पर आपकी छोटी छोटी बूंदें दिखाई देगी, ठीक है, छोटी छोटी क्या होती है, आपकी बूंदें दिखाई देती है, और वही क्या होता है, आपका वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कौन सा वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, आपका वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कंप्लीट ये बात यहाँ पे। तो वाष्पोत्सर्जन मैंने 3 प्रकार के बता दिए आपको। फर्स्ट नंबर जो हमारा टाइप था वो टाइप कौन सा था, आपकी रंध्रीय, सेकंड नंबर आपकी उपत्वचीय, थर्ड नंबर आपका वातरंध्रीय। तीनों आपको एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे याद रखने, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है यहाँ पे, ध्यान रखना कि जो रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार, रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार। जो रंध्र है अगर इसकी उपस्थिति के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार के होते हैं, देखो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपके सामने यहाँ पे 3 पत्तियां बना रहा हूँ, इन 3 पत्तियों में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा और उसके द्वारा हम यहाँ पे इस प्रकार को यहाँ पे एकदम अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है। हमारे सामने यहाँ पे 3 पत्तियां भाई, तीनों पत्तियां हैं, ठीक है। और तीनों पत्तियों में देखो अब मेन डिफरेंस क्या होगा, इस पत्ती में केवल और केवल जो आपकी ऊपरी सतह है, कौन सी सतह, केवल और केवल आपकी ऊपरी सतह, ऊपरी सतह। आपने कभी देखा होगा कि पत्ते की 2 सतह होगी, ऊपर वाली और एक आपकी नीचे वाली। जब केवल ऊपरी सतह पर आपके रंध्र पाए जाते हैं, नीचे वाली सतह पर जब रंध्र नहीं पाए जाते, कौन सी सतह पर, केवल और केवल ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं, नीचे वाली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते हैं, तो वो जो आपके पत्ती होगी वो कहलाएगी आपके, यहाँ पे ध्यान रखना, अधिरंध्री पत्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपके अधिरंध्री पत्ती कहलाएगी। और जो अधिरंध्री जो पत्ती होती है, ध्यान रखना, इसको कुमुदिनी प्रकार भी कहा जाता है। कौन सा प्रकार कहा जाता है, आपके कुमुदिनी प्रकार भी कहा जाता है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। और ध्यान रखना कि ज्यादातर जो आपके जलोद्भिद प्लांट होते हैं, कौन से यहाँ पे, हाइड्रोफाइट्स, जलोद्भिद पादप, उन जलोद्भिद पादप में आपकी इस प्रकार की अधिरंध्री पत्ती पाई जाती है। मतलब केवल रंध्र पत्ती की ऊपर वाली सतह पर सीमित रहेंगे, नीचे वाली सतह पर रंध्र नहीं पाए जाते। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट सेकेंड नंबर टाइप, अगर रंध्र, ध्यान रखना, पत्ती की केवल निचली सतह पर पाए जाते, केवल और केवल निचली सतह पर, ऊपर वाली सतह पर इसमें रंध्र नहीं पाए जाते, लेकिन केवल नीचे वाली जो सतह होगी वहां पर रंध्र पाए जाते हैं, तो इस प्रकार का जो टाइप होगा पत्ती का वो कहलाएगी आपकी अधोरंध्री पत्ती। कौन सी कहलाएगी, यहाँ पे अधोरंध्री पत्ती कहलाएगी। कंप्लीट है बात यहाँ पे अधोरंध्री पत्ती के बारे में, ठीक है। और इस प्रकार की जो पत्ती होगी अधोरंध्री, इसमें जो एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल हो जाएगा सेब हो जाएगा एक तो, और एक एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे संतरा। तो इसे ध्यान रखना, यहाँ पे सेब प्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, यहाँ पे सेब प्रकार भी कहा जाता है। और जो भी आपके द्विबीजपत्री प्लांट होंगे, कौन से प्लांट, यहाँ पे द्विबीजपत्री पादप, इन द्विबीजपत्री पादपों के अंदर जो पत्ती पाई जाएगी वो कौन सी होगी, यहाँ पे अधोरंध्री पत्ती होगी। कौन सी होगी, यहाँ पे अधोरंध्री पत्ती। क्लियर है बात यहाँ पे। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपके थर्ड नंबर की तरफ। और थर्ड नंबर अगर ध्यान रखना, रंध्र आपके दोनों सतहों पर, कौन सी सतहों पर, दोनों सतहों पर पाया जाता है। दोनों सतहों का मतलब ऊपर वाली और नीचे वाली, दोनों सतहों पर अगर रंध्र पाए जाते हैं तो ये आपकी जो पत्ती होगी वो कहलाएगी आपकी उभयरंध्री पत्ती कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, आपकी उभयरंध्री पत्ती कहलाएगी। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, जो उभयरंध्री पत्ती है ये आपकी किस किस में पाई जाएगी, तो ये पाई जाएगी आपकी एक बीजपत्री प्लांट में। किस में पाई जाएगी, आपकी एक बीजपत्री जो भी पादप है उसमें उभयरंध्री पत्ती पाई जाती है। इसके अलावा एग्जाम्पल में ध्यान रखना, यहाँ पे मक्का हो जाएगा, इसके अलावा जई हो जाएगा, इसके अलावा अन्य जो भी आपके घासें हैं वो आपकी सारी इसमें हो जाएगी। तो इसे ध्यान रखना, उदाहरण में आपके एग्जाम्पल में जई आ रहा है तो इसे जई प्रकार भी कहा जाता है, जई प्रकार भी कहा जाता है। ये आपके 3 हो गए यहाँ पे रंध्र की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के 3 प्रकार। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो एक एक टॉपिक को एकदम अच्छे से क्लियर करूंगा मैं आपको, ठीक है। बस बात होगी रिवाइज करने की, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेना इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि लास्ट बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी यहाँ पे रंध्र की संरचना। किसकी संरचना, यहाँ पे रंध्र की संरचना के बारे में, कि रंध्र की जो संरचना होती है वो किस प्रकार से होती है। अब देखो रंध्र की संरचना में क्या ध्यान में रखना। पहली बात तो यहाँ पे रंध्र के अंदर ध्यान रखना आपको, इसमें आपके इस प्रकार की वृक्काकार 2 आपके द्वार कोशिकाएं पाई जाती। क्या पाई जाती है इसमें, आपके 2 वृक्काकार द्वार कोशिकाएं पाई जाती इस प्रकार से।
ये आपके इस प्रकार से क्या होगी, 2 द्वार कोशिकाएं होगी, ठीक है। और द्वार कोशिकाओं में ध्यान रखना कि जो भीतर वाला जो आवरण होगा ये तो आपके मोटा होता है, ये भीतर वाला आवरण, और बाहर वाला जो आवरण होता है वो आपके पतला होता है। बाहर वाला आवरण क्या होता है यहाँ पे, पतला। ये आपके एक रंध्र की संरचना बना दी। अब इस रंध्र के अंदर ध्यान रखना यहाँ पे कि इस रंध्र के अंदर अनेक सारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अनेक सारे क्या पाए जाते हैं, आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर मैंने यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बना देता हूँ। ये लो आपके क्लोरोप्लास्ट बना दिए। कंप्लीट है बात यहाँ पे। अब देखो, इन रंध्रों के चारों ओर आपकी कुछ कोशिकाएं पाई जाती है आपकी इस प्रकार से। इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं पाई जाती है और इन कोशिकाओं को हम कहते हैं यहाँ पे सहायक कोशिका, ठीक है। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, सहायक कोशिका कहा जाता है। ये लो मैंने आपकी यहाँ पे रंध्र की एकदम अच्छे से मैंने यहाँ पे संरचना है वो संरचना ड्रॉ कर दी है, ये लो। और इसके अलावा मैं यहाँ पे रंध्र रोम निकाल देता हूँ। ये आपकी कुछ रोम समान संरचना बना देनी है। कितनी अच्छी डिजाइन बन गई यहाँ पे, बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अब देखो इसमें यहाँ पे जो भी नाम दे रहा हूँ मैं उन नामों को ध्यान रखना। पहली बात तो ये जो मैंने ब्लैक कलर से यहाँ पे डिनोट जो भी आपकी संरचना बनाई है चारों ओर, ये तो हो जाएगी आपकी सहायक कोशिका। ये तो कौन सी कोशिका हो जाएगी, आपकी सहायक कोशिका हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना यहाँ पे कि जो मैंने ये रेड कलर से जो आपकी संरचना बनाई है पिंक कलर से, ये हो जाएगी आपके द्वार कोशिका। और दोनों कोशिका कैसी, आपकी द्वार कोशिका जो मैंने पिंक कलर से दोनों कोशिका बनाई है, ये दोनों कोशिका कैसी होती है, आपकी द्वार कोशिका। तो इसमें द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और ये दोनों द्वार कोशिकाएं आपके वृक्काकार पाई जाती है। कैसी होती है, आपकी वृक्काकार, मतलब किडनी के शेप के आकार की होती है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अंदर ये मैंने आपके ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट बनाए हैं। ये ग्रीन कलर के मैंने इनके अंदर क्या बनाए, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बनाए। और क्लोरोप्लास्ट बनाए तो हैं, लेकिन एक संरचना और ध्यान में रखना, यहाँ पे बीच के अंदर जो आपके ये मैं येलो कलर से यहाँ पे जो दर्शा रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं यहाँ पे रंध्र छिद्र कहते हैं। जो बीच में आपके येलो कलर से मैंने जो संरचना बनाई है, इस संरचना को हम कहेंगे यहाँ पे रंध्र छिद्र। क्या कहते हैं इसको, रंध्र छिद्र कहा जाता है। ये आपके रंध्र की संरचना। और ये जो रंध्र है ये आपके खुला रंध्र। कैसा रंध्र है, यहाँ पे खुला रंध्र, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बंद रंध्र की संरचना कैसे बनानी है आपको। बंद रंध्र में कुछ नहीं करना आपको, बीच में जो भी आपकी संरचना आ रही इन दोनों संरचनाओं को बीच में से जोड़ देना है, ठीक है। बीच में से क्या करना आपके कि जो भी संरचनाएं हैं इन संरचनाओं को बीच में से जोड़ देना। यहाँ पे ये लो आपके इस प्रकार से जोड़ देना और कुछ नहीं करना। तो ये रंध्र क्या हो जाएगा, आपका बंद रंध्र। बाकी वाली सेम संरचना आप बना लेना, ठीक है। मैं इस प्रकार से आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। बाकी वाली सेम संरचना होगी दोनों रंध्रों में, बस इस प्रकार से आप बना सकते हो दूसरी संरचना भी। हो गई कंप्लीट यहाँ पे संरचना। अब देखो ये जो रंध्र है ये आपके बंद प्रकार का रंध्र। कैसा है, यहाँ पे बंद प्रकार का रंध्र। और ये रंध्र कैसा है, खुला रंध्र। अब देखो खुला रंध्र और बंद रंध्र का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि बंद और खुले रंध्र का मतलब क्या है। तो ध्यान रखना कि जो द्वार कोशिका है, इन द्वार कोशिकाओं में जब आपके जल प्रवेश करता है, क्या प्रवेश करता है आपके, जब जल प्रवेश करता है, तो जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका यहाँ पे ध्यान रखना आपके स्लथ हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, सॉरी स्फीत हो जाती है। कौन सी द्वार कोशिका आपके स्फीत अवस्था में आ जाती है, ठीक है। स्फीत अवस्था में आ जाती है मतलब यहाँ पे जो द्वार कोशिका होगी वो आपकी फूल जाएगी। क्या होगी, यहाँ पे द्वार कोशिका फूल जाएगी। आपने कभी 2 टायरों को लेना पास पास में, एकदम हाथ में उनको दबा लेना, ठीक है। अब उनके अंदर हवा नहीं है तो वो पास में रह सकते हैं आसानी से, लेकिन जैसे आप उसमें हवा भरोगे, एयर डालोगे उसके अंदर, तो आपको पता है कि वो ट्यूब हमारे हाथ से बाहर निकल जाएंगे, एकदम फूल जाएंगे, है ना, हवा भरेंगे तो, जिसके कारण उनके जो अंदर की जो भित्ति होती है वो क्या होती है, फूलने लगती है। इसी कारण से ध्यान रखना सेम यही प्रोसेस होगी कि जो द्वार कोशिका है, इन द्वार कोशिकाओं में जब आपके जल यहाँ पे प्रवेश करता है तो द्वार कोशिका क्या होती है, आपकी फूलने लगती है। और फूलने से यहाँ पे ये स्फीत हो जाती है। स्फीत का मतलब फूल गई। और जब फूलती है तो बीच में जो आपकी ये रंध्र छिद्र है ना, ये बीच वाला, ये रंध्र छिद्र क्या हो जाता है, आपके खुल जाते हैं। तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे खुला रंध्र। क्या बोलते हैं इसको, खुला रंध्र। और जब अब रंध्र बंद कब होंगे, तो ध्यान रखना कि जब आपके इनके अंदर जो जल भरा हुआ है द्वार कोशिकाओं के अंदर, ये जल आपके सहायक कोशिकाओं में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, आपके सहायक कोशिकाओं, मतलब बाहर निकल जाता है, या फिर वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ये जब बाहर निकल जाएगा जल, तो उस समय इन द्वार कोशिकाओं में कोई जल नहीं रहता। इन द्वार कोशिकाओं में कोई जल नहीं रहता, तो द्वार कोशिका कैसे हो जाती है, आपके स्लथ हो जाती है। कैसे हो जाती है, स्लथ।
और स्लत का मतलब द्वार कोशिकाएं पिचक जाती है और इस कारण जो रंध्र है वो रंध्र क्या हो जाते हैं आपके बंद हो जाते हैं। रंध्र क्या होते हैं, बंद होते हैं। कंप्लीट है बात यहाँ पे कि रंध्र की संरचना मैंने बता दी, रंध्र किस प्रकार से बंद होते हैं और रंध्र किस प्रकार से खुलते हैं ये भी मैंने एकदम प्रॉपर ढंग से आपको बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे रंध्र की क्रियाविधि के बारे में। किसके बारे में यहाँ पे, रंध्र की क्रियाविधि की रंध्र है उनकी क्रियाविधि किस प्रकार से चलती है। देखो बहुत सरल है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे वो आपके रंध्र गति की क्रियाविधि। रंध्र गति की क्रियाविधि, इसमें देखो रंध्र गति की क्रियाविधि में आपको क्या समझना है। पहली बात तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए यहाँ पे कि रंध्र है गति किसे कहते हैं। तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया, बंद होने की प्रक्रिया रंध्र गति कहलाती। क्या कहलाती है आपकी, रंध्रों के खुलने और जो बंद होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है यहाँ पे, रंध्र गति कहलाती। कंप्लीट है बात यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे रंध्र गति की क्रियाविधि में कुछ सिद्धांत आते, कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए थे कि यहाँ पे कि जो रंध्रों की जो गति होती है वो किस प्रकार से आपके प्रॉपर ढंग से चलती है। तो इसमें देखो जो हम सिद्धांत एक एक सिद्धांत को पढ़ेंगे और इसमें जो पहला सिद्धांत आता है वो सिद्धांत आता है आपके ध्यान रखना यहाँ पे मांड शर्करा परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना आती है आपकी, मांड शर्करा परिकल्पना, मांड शर्करा परिकल्पना। अब देखो इस मांड शर्करा परिकल्पना में है क्या, देखो बहुत आसान तरीके से मैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस मांड शर्करा परिकल्पना को। ये आपको पता हो तो अभी हमने यहाँ पे द्वार कोशिकाएं बनाई थी, 2 द्वार कोशिकाएं बनाई थी। अब मैंने बात की थी यहाँ पे कि द्वार कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्या आपके ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता है कि जो द्वार कोशिकाओं के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, जब आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, बिल्कुल होगी ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये मैं आपको दिन के समय की बात करूँ, दिन में, क्योंकि दिन में आपको पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 प्लस H2O क्या बनाते हैं आपके C6H12O6 प्लस O2 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दिन के समय ध्यान रखना यहाँ पे CO2 क्या हो रही है आपके काम आ रही है, दिन के समय CO2 काम आ रही है प्रकाश संश्लेषण में। तो दिन के समय इन द्वार कोशिकाओं के अंदर जो CO2 होगी, इस CO2 की द्वार कोशिकाओं के अंदर क्या हो जाएगी आपकी, कमी हो जाएगी। दिन के समय CO2 की यहाँ पे क्या होगी, कमी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बात यहाँ पे, दिन में CO2 की कमी होगी, क्यों हुई मैंने कमी बता दी यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अब ध्यान रखना जब CO2 की कमी होती है तो CO2 की प्रकृति होती है अम्लीय, एसिड प्रकृति का होता है, एसिड नेचर का यहाँ पे CO2 होता है। अब CO2 की कमी होगी, एसिड नेचर का था, तो यहाँ पे pH मान अब क्या होगा, pH मान बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि कम तो कब होता है जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तब। और यहाँ पे CO2 है, इस CO2 की यहाँ पे मात्रा क्या होगी, कम, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अम्लीय प्रकृति घट रही है, तो इसका मतलब pH मान क्या होगा, बढ़ेगा। CO2 की मात्रा कम, क्योंकि CO2 आपके एसिड नेचर का है तो CO2 की मात्रा कम, इस कारण CO2 की कमी के कारण जो pH मान था, इस pH के मान में वृद्धि होती है। pH के मान में क्या होता है, यहाँ पे वृद्धि होती है। तो जब pH के मान में यहाँ पे वृद्धि होती है तो द्वार कोशिकाओं में एक एंजाइम पाया जाता है और उस एंजाइम का नाम है यहाँ पे फास्फोराइलेज एंजाइम। इसमें एक यहाँ पे फास्फोराइलेज एंजाइम, राइलेज एंजाइम, फास्फोराइलेज एंजाइम यहाँ पे क्या हो जाता है, अब सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो गया भाई। जैसे pH के मान में वृद्धि हुई तो फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो गया, यहाँ पे एक्टिव। अब ये जो फास्फोराइलेज एंजाइम जब एक्टिव हुआ तो हमें पता है कि दिन में ये जो ग्लूकोज बना है, ये जो ग्लूकोज बना है, तो ये फास्फोराइलेज एंजाइम क्या करेगा कि C6H12O6 जो ये ग्लूकोज बनता है, तो इस ग्लूकोज को ध्यान रखना है यहाँ पे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ग्लूकोज 1-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है तो इस ग्लूकोज 1-फॉस्फेट के कारण ध्यान रखना कि जो ये द्वार कोशिका है हमारे पास में, द्वार सेल है, इन द्वार कोशिकाओं में क्या होगी आपकी DPD का मान बढ़ जाता है। इसका मान बढ़ जाता है DPD, और DPD का पूरा नाम होता है विसरण दाब न्यूनता। क्या होता है यहाँ पे, विसरण दाब न्यूनता। ठीक है, अब DPD का मान बढ़ गया
तो इस कारण से ध्यान रखना, जैसे डीपीडी का मान बढ़ता है तो ये द्वार कोशिका क्या हो जाती है आपके स्फीत हो जाती है, क्या हो जाती है यहाँ पे स्फीत हो जाती है। और जब भी द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है तो इस समय आपके रंध्र होते हैं, ये रंध्र क्या हो जाते हैं आपके खुल जाते हैं। तो ये इस परिकल्पना थी आपकी मांड शर्करा परिकल्पना, मतलब मांड का निर्माण होता है यहाँ पे, लेकिन ध्यान रखना कि इस मांड को फास्फोराइलेज एंजाइम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। कैसे हुई प्रोसेस, सारी प्रोसेस एक बार वापस रिवाइज करते हैं, बस इसका उल्टा कर देना, वो आपके रात्रि के समय होगी। मैं आपको दिन के समय का मैटर बता रहा हूँ, ठीक है, वो रात्रि के समय उल्टा हो जाएगा इसका। देखो दिन के समय क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो आपको पता है कि CO2 काम में आती रहेगी, इस कारण दिन के समय CO2 की मात्रा कम किस में होगी, द्वार कोशिकाओं में दिन के समय CO2 में कमी। जब CO2 में कमी होगी तो CO2 आपके एसिड नेचर की होती है, किस कौन से नेचर की, एसिड नेचर की। इस कारण इसके pH के मान में क्या होती है, यहाँ पे वृद्धि होती है, pH के मान में वृद्धि होती है, तो जिसके कारण फास्फोराइलेज एंजाइम क्या हो जाता है यहाँ पे सक्रिय हो जाता है। फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हुआ तो इसने बोला कि मैं ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करूंगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करूंगा। जैसे ग्लूकोज को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है तो इस समय आपके डीपीडी का मान बढ़ जाता है। इसका मान बढ़ गया, यहाँ पे डीपीडी का मान बढ़ गया। कंप्लीट है बात यहाँ में। अब डीपीडी का मान बढ़ा यहाँ पे, तो इस कारण द्वार कोशिका स्फीत हो जाती है और रंध्र क्या हो जाती है यहाँ पे खुल जाते हैं। कंप्लीट है बात यहाँ पे। ये आपके दिन के समय। अब रात्रि के समय क्या होगा मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, आप रिवाइज कर लेना बुक से। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो उस समय क्या होगा, CO2 के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी ना, CO2 के मान में वृद्धि। तो CO2 के मान में वृद्धि होगी तो यहाँ पे pH के मान में क्या हो जाएगी, रात्रि के समय कमी हो जाएगी। और CO2 के मान में pH के मान में यहाँ पे कमी होगी तो फास्फोराइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। इस कारण सारा का सारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट वापस किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इस कारण इसमें डीपीडी का मान वापस क्या होता है, कम हो जाता है। इस कारण आपकी कोशिका, द्वार कोशिका वापस आपके स्लत अवस्था में आ जाती है, पिचक जाती है वापस। ये यहाँ पे मैटर था सारा। क्लियर है बात यहाँ पे। अब देखो नेक्स्ट बात, ये तो था आपका फर्स्ट यहाँ पे परिकल्पना। सेकेंड परिकल्पना आती है स्टीवर्ड की परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना आपकी, स्टीवर्ड की परिकल्पना। ठीक है, अब देखो स्टीवर्ड की परिकल्पना क्या थी, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाना है। यहाँ पे स्टीवर्ड की परिकल्पना देखो, वैज्ञानिकों ने परिकल्पना देख के चले गए, लेकिन हमें पढ़नी पड़ती है वो सारी परिकल्पना, चाहे वो केमिस्ट्री में बात करो, चाहे आप फिजिक्स में बात करो, चाहे आप बायोलॉजी में बात करो। बस उठ के आए परिकल्पना दे दी, लेकिन हमको पढ़ना पड़ता, बेचारों बच्चों को पढ़ना पड़ता है यहाँ पे सारी परिकल्पना। अब स्टीवर्ड ने क्या बताया, स्टीवर्ड ने क्या किया था यहाँ पे कि जो मांड शर्करा परिकल्पना थी, इस मांड शर्करा परिकल्पना को आगे बढ़ा दिया। इसने क्या बताया कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, इसकी बता रहा हूँ यहाँ पे मैं स्टीवर्ड की परिकल्पना, ठीक है, इसी से रिलेटेड है आपकी मांड शर्करा परिकल्पना से। तो इसने बताया था कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। और इसने फिर बताया कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस क्या बनता है, आपकी ग्लूकोज बनता है। तो इस समय जब ग्लूकोज बनता है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज जल में अत्यधिक घुलनशील है। ये दोनों अत्यधिक घुलनशील है, जबकि जो आपके ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ये कम घुलनशील है। ऐसा किसने बताया, स्टीवर्ड ने बताया। और ये जल के अंदर अत्यधिक घुलनशील है, इस कारण यहाँ पे जो परासरण सांद्रता होगी वो कोशिका रस की सांद्रता बढ़ जाती है। और जैसे सांद्रता बढ़ेगी तो आपको पता है कि जल द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा, और जब किसी भी कोशिका के अंदर, द्वार कोशिकाओं के अंदर जब प्रवेश करता है तो कोशिका फूल जाती है, और कोशिका फूलेगी तो यहाँ पे रंध्र क्या हो जाएंगे, आपके खुल जाएंगे। रंध्र क्या हो जाएंगे, यहाँ पे खुल जाएंगे। तो ये परिकल्पना थी आपके मांड शर्करा परिकल्पना और स्टीवर्ड की परिकल्पना। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी जो परिकल्पना आती है वो आती है सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। अगर ये एकदम प्रॉपर ढंग से आपको यहाँ पे समझ में आ गया तो जैसे आपकी वीडियो पोस्ट हो, कंप्लीट हो, एंड हो, अभी तो ये आपके प्रीमियम पे लगा हुआ है लाइव की तरह, जैसे ही वीडियो एंड हो जाए उसके बाद में आप कमेंट जरूर करना, जिसके कारण वो कमेंट में पढ़ सकूँ आसानी से। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है यहाँ पे देखो, क्लास है वो कंटिन्यू नहीं आ रही है क्योंकि कुछ यहाँ पे और भी काम रहते हैं। वो क्या काम है मैं आपसे डिटेल्स में कभी बात करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइए। देखो यहाँ पे जब आप कमेंट करते हो तो मेरा भी यहाँ पे एक्साइटेशन होता है कि मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आता रहूँ। ठीक है, और आप इस वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो एकदम प्रॉपर ढंग से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में बाकी वाली जानकारी लेकर के।